हेमवती नंदन राजकीय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नैनी के तत्वाधान में एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के समस्त प्रतिभागियों को मेरा यथोचित अभिवादन। इस राष्ट्रीय वेबिनार का जो विषय है, इसकी जो थीम है वो है इंडियन हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर, फूड एंड हैंडीक्राफ्ट्स। मुझे जिस विषय पर बोलने के लिए कहा गया है वह है लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर। अपनी बात शुरू करते समय मैं इस बात पर बल देना चाहूँगा कि ये सुनने में बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय लगता है, परंतु इसका विश्लेषण करना और इनके बीच सहसंबंध की स्थापना करना एक कठिन कार्य है। जहाँ तक साहित्य, कला और संस्कृत के पारस्परिक संबंध का प्रश्न है, इनमें सावयव संबंध है, अंग और अंगी का संबंध है। संस्कृत का कैनवास इतना व्यापक है, उसमें न केवल कला और साहित्य बल्कि दर्शन, धर्म, ज्योतिष, चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान आदि विभिन्न विधाएं सम्मिलित हैं। वस्तुतः मनुष्य एक बौद्धिक और विचारशील प्राणी होने के साथ साथ यंत्र निर्माता और यंत्र प्रयोक्ता प्राणी है। उसकी इसी प्रवृत्ति के कारण उसके व्यक्तित्व के दोनों पक्षों का अर्थात बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। मनुष्य जब अपनी इस प्रवृत्ति के कारण क्रियाशील होता है, सृजनशील होता है, तो उस क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप जो बाह्य पक्ष का विकास होता है उससे सभ्यता का विकास होता है, और दूसरी ओर जो आंतरिक पक्ष के द्वारा विकास होता है उसे हम संस्कृति कहते हैं। वस्तुतः संस्कृति किसी भी जन समाज की सामूहिक जीवन शैली का परिचायक है। हर एक समाज कुछ निश्चित परंपराओं, रीति रिवाजों और मूल्यों से बंधा होता है। पहले तो वो इन परंपराओं का विकास करता है और फिर धीरे धीरे जो हमारी विरासत बन जाती है, जो परंपरा बन जाती है, जो रीति रिवाज बन जाते हैं, वे एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। और यही कारण है कि संस्कृति का एक तत्व प्राचीनता सम्मिलित होता है। जहाँ तक साहित्य की बात है तो मानव की जो भी अभिव्यक्तियाँ हैं, जो भी वो चिंतन करता है, जो उसकी कल्पनाशीलता है, वो अनेक रूपों में अभिव्यक्त होती है। जब वह लिखित रूप से मूल्यवान होती है, उसे एक सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, वह समाज के लिए उपयोगी होता है, तो उसे साहित्य का दर्जा दिया जाता है। साहित्य के अंतर्गत गद्य लेखन भी है, निबंध लेखन भी है, काव्य लेखन भी है, नाट्य शास्त्र है, अभिनय है, ये सब साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। पुनः जब काव्य की रचना होती है, मुक्त छंद में हो सकती है, खंड काव्य के रूप में हो सकती है, महाकाव्य के रूप में हो सकती है, और साहित्य भी समाज का दर्पण माना जाता है। समाज की जो चिंतन धारा है, समाज में जो सामाजिक प्रवृत्तियां हैं, उन सब का प्रतिबिंब साहित्य होता है। साहित्य समाज को प्रेरित भी करता है, उसके विकास में भी सहायता करता है। इसी प्रकार मानव की एक विशिष्ट प्रकार की अन्य अभिव्यक्ति कला के माध्यम से हमारे समक्ष आती है। साहित्य और कला, इन दोनों में रचनाधर्मिता और सृजनशीलता समान रूप से पाई जाती है।
जब हम अपनी अभिव्यक्ति को चित्रों के माध्यम से, शिल्प के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, गायन के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वो कला का अंग बन जाती है। इसी तरह से कला के भी अनेक रूप हैं। उसका शास्त्रीय रूप है, आधुनिक रूप है, ललित कला है, गायन कला है, गायन में भी वादन कला है। इस तरीके से जो आर्ट है उसका भी बहुत व्यापक रूप है। इवन जो भी हमारे पेंटिंग्स हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, वो सब कला के अंतर्गत ही आ जाती है, क्योंकि साहित्य और कला ये दोनों संस्कृत के ही के अंतर्गत समावेशित हैं। इसलिए आज मैं अपनी बात विशेष रूप से भारतीय संस्कृत के संबंध में कहना चाहूँगा। जहाँ तक भारतीय संस्कृत का प्रश्न है, यह अनेक प्राचीन मूल्यों और अनेक परंपराओं से पल्लवित और पुष्पित हुई है। प्राचीनता इसका लक्षण है। वस्तुतः संस्कृति मनुष्य के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सोच के द्वारा विकसित होती है। जैसा कि संस्कृत शब्द का अंग्रेजी समानार्थक कल्चर शब्द लैटिन भाषा के कल्चूरा से निश्चित हुआ है और जिसका अर्थ होता है टू कल्टीवेट, टू ग्रो, विकसित करना। संस्कृत में भी संस्कृति शब्द संस्कारित करने, परिष्कृत करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। संस्कृति हमारे आंतरिक विकास में सहायक होती है। संस्कृत के अंतर्गत दर्शन, धर्म, साहित्य, कला, विज्ञान आदि सभी सम्मिलित हैं। यदि हम भारतीय संस्कृत का परिचय प्राप्त करना चाहें तो मैं उसके 4 आधार तत्वों का उल्लेख करना चाहूँगा। भारतीय संस्कृति में होलिज्म पाया जाता है। पहला लक्षण है होलिज्म, दूसरा है हायरार्की, तीसरा है कंटिन्यूटी और चौथा है ट्रांसेंडेंस। पहले मैं होलिज्म की बात करता हूँ। होलिज्म का तात्पर्य है समष्टिवाद, जो सर्वसमावेशी संस्कृति का परिचायक है। हम प्राचीन काल से ही देख सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कभी भी व्यक्तिवादी और संकीर्ण चिंतन की नहीं रही है। हम समस्त मानवता, समस्त प्राणियों के कल्याण की बात करते हैं। यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी आनो भद्राः कृतो यन्तु विश्वतः, समस्त विश्व के कल्याण की बात की गई है। उपनिषदों में भी ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत के माध्यम से इस बात पर बल दिया गया है कि संपूर्ण विश्व में एक ही सत्ता का वास है। हम सभी एक ही ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न हैं। इसी तरीके से आगे चल करके स्मृतियों में और अन्य हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसी बात पर बल दिया गया है, जिसे हम वसुधैव कुटुम्बकम के नाम से जानते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। या जब हम बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये सभी इस बात का संकेत करते हैं कि हमारी संस्कृति सर्वसमावेशी है, समन्वयवादी है, समष्टिवादी है। ये सबको अपने अंदर समाहित करती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है हायरार्की, श्रृंखलाबद्धता। भारतीय संस्कृति में भारतीय समाज को बहुत व्यवस्थित तरीके से विभाजित किया गया है और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विभाजित माना जा सकता है। जैसे पूरे समाज को पहले 4 वर्णों में विभाजित किया गया, जिसे हम लोग वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
फिर इसी तरीके से हमारे व्यक्तिगत जीवन को 4 स्टेजेस में, 4 आश्रमों में बांटा गया, जिससे कि व्यवस्थित तरीके से हम अपने जीवन को विकसित कर सकें। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वान आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। पुनः हमारे जीवन के विभिन्न लक्ष्यों को क्रमबद्ध तरीके से 4 पुरुषार्थों में बांट दिया गया: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम देख सकते हैं कि इन सभी में एक हम क्रमबद्धता देख रहे हैं, श्रृंखलाबद्धता देख रहे हैं। भारतीय संस्कृति सर्वांगीण विकास की बात करती है। कोई ये नहीं कहती है कि अर्थ का महत्व नहीं है या काम का महत्व नहीं है, केवल धर्म और मोक्ष का ही महत्व, ऐसा नहीं है। धर्म का भी महत्व है, अर्थ का भी महत्व है, काम का भी महत्व है, और अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष है, जिससे कि हम किसी एक स्टेज में न रुके रह जाएं, हम अपना समग्र विकास करते हुए आगे बढ़ते जाएं और फिर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। इसी तरीके से भारतीय संस्कृत की तीसरी विशेषता है निरंतरता। हम केवल इहलोकवाद में विश्वास नहीं करते हैं, इसी संसार को ही एकमात्र संसार नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारा वर्तमान जन्म हमारे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है और हमारे वर्तमान जन्म से हमारा भावी जन्म, पुनर्जन्म रहेगा। तो हम पूर्व जन्म की बात करते हैं, वर्तमान जन्म की बात करते हैं और पुनर्जन्म की बात करते हैं, और इसका आधार कर्म का सिद्धांत है। हमारे ऐसे कर्म जो पिछले जन्म में हमने किए थे, जिनका फल हमने नहीं प्राप्त किया था, उनके फल इस जन्म में प्राप्त हो रहे हैं, जो प्रारब्ध के रूप में संचित थे, और आज हम वो फल हमें प्राप्त हो रहे हैं। इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, अगर उनका फल हम इस जन्म में नहीं भोग पाते हैं, तो उसके आधार पर हमारा अगला जन्म निर्धारित होगा। तो इस तरीके से एक निरंतरता को भारतीय संस्कृति ने स्वीकार किया है। चौथी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है पारलौकिकता, ट्रांसेंडेंस। हम केवल इसी संसार को, इसी लोक को ही एकमात्र लोक नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि इसके अलावा भी परलोक है, स्वर्गलोक है, और हमारे जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य होगा, इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार करके मोक्ष को प्राप्त करना। पारलौकिकता के अंतर्गत अनेक ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जो दार्शनिक मान्यताओं पर आधारित हैं, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं, परंतु जिन्हें हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संपोषित नहीं कर सकते हैं। जैसे पुनर्जन्म का सिद्धांत है, आत्मा की अमरता का सिद्धांत है, ईश्वर की धारणा है, ईश्वर के बारे में भी निर्गुण ब्रह्म की धारणा है, सगुण ईश्वर की धारणा है, अवतारवाद की धारणा है, मोक्ष की धारणा है। ये सभी एक पारलौकिक सिद्धांत हैं जो कि आध्यात्मवाद पर आधारित है। भारतीय संस्कृति की पहचान ही आध्यात्मवाद है, क्योंकि बिना आध्यात्मिक सोच के हम न तो परार्थवाद को मान सकते हैं, न सर्वार्थवाद को मान सकते हैं, न समस्त जीवों के कल्याण की बात कर सकते हैं। जब हम मानते हैं कि संपूर्ण विश्व एक ही तत्व के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तभी हम अन्य के प्रति प्रेम भाव, त्याग की भावना, सेवा की भावना रख पाएंगे। वैसे भी अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो हमारे और अन्य प्राणियों के बीच में या अन्य मनुष्यों के बीच में जो भी भेदभाव हैं वो बाह्य हैं। बाह्य रंग रूप में, आकार में, प्रकार में भले हम एक दूसरे से अलग हों, लेकिन हमारी सत्ता का, हमारे अस्तित्व का जो सार है वो है हमारी चेतना, वह हमारी आत्मा है, और आत्मिक दृष्टि से हम सभी एक हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, मानवेतर प्राणी, ये सब जो भी चेतन प्राणी हैं, उनमें एक ही चेतना का वास होता है, और वो चेतना परम चेतना से आती है, जिसको कि ब्रह्म कहा जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति निरंतर क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती रही है,
और आज भी इसकी समृद्धि का बखान किया जाता है। हम सभी इससे परिचित हैं, ये हमारा मार्गदर्शन करती है। संस्कृति के अंतर्गत अनेक प्रकार के मूल्य स्थापित होते हैं। इनमें से कुछ भौतिक मूल्य हैं और कुछ नैतिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं और आध्यात्मिक मूल्य हैं। जैसे अर्थ एक भौतिक मूल्य है, मोक्ष एक आध्यात्मिक मूल्य है, धर्म एक नैतिक मूल्य है। इस तरीके से भारतीय संस्कृति अनेक प्रकार के मूल्यों का संवर्धन करती है और उन्हीं मूल्यों के आधार पर हमारा जीवन मूल्यवान हो पाता है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हमारे जीवन के अनेक आयाम स्थापित किए गए हैं और हम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग आयामों में विकास कर पाते हैं। जैसे मानव व्यक्तित्व के 3 पक्ष हैं। एक हमारा बौद्धिक पक्ष है जिसको हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट कहते हैं। दूसरा हमारा भावनात्मक पक्ष है जिसको हम इमोटिव एस्पेक्ट कहते हैं। और तीसरा हमारा क्रियात्मक पक्ष है जिसे हम कोनेटिव एस्पेक्ट कहते हैं। मनुष्यों का एक समूह है जो बुद्धिजीवियों के रूप में विकसित होता है, जो बुद्धि पर आधारित होते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अनेक उन्नतियां करते हैं। दूसरा हमारा जो भावनात्मक पक्ष है वो हमें संवेदनशील बनाता है। वो हमारे अंदर करुणा की भावना, त्याग की भावना, सेवा की भावना, अहिंसा की भावना जागृत करता है। जितने कवि हैं, साहित्यकार हैं, शायर हैं, उनका सबका भावनात्मक पक्ष बहुत विकसित होता है। तीसरा हमारा जो क्रियात्मक पक्ष है वो हमारी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा होता है और हम जीवन भर इन्हीं महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्रियाशील रहते हैं। यह भी हमारे संस्कृति का एक ज्वलंत पक्ष है और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति एकांगी नहीं है। यहाँ केवल भौतिक विकास ही नहीं हुआ है, हमारा नैतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष हुआ है। और ये न मानने का कोई कारण नहीं है कि उपनिषदकालीन ऋषियों ने जिस उत्कृष्ट मानसिक स्तर का परिचय दिया है वो विश्व में अन्यत्र अप्राप्य है। यहाँ तक कि मैक्स मुलर तक ने कहा है, अन्य जर्मन विद्वानों ने जो यहाँ आकर के संस्कृत सीखा और भारतीय प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन किया, उन्होंने स्वीकार किया कि जो उपनिषद हैं वो हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड की उपज हैं। मस्तिष्क की जो चरम अवस्था होती है वह अवस्था थी हमारे ऋषियों की, मुनियों की, जिन्होंने की उपनिषदों की रचना की, जिन्होंने वेदों की रचना की। तो इस तरह से साहित्य, कला और संस्कृति का हमारे जीवन में अमूल्य स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। इनके बिना हमारा जीवन न तो उर्वरक हो सकता है, न विकासशील हो सकता है, न सृजनशील हो सकता है, न हमारे अंदर रचना धर्मिता आ सकती है। हम फिर निष्क्रिय प्राणी के रूप में रह जाते हैं। धन्यवाद।